Hello everyone, welcome to A9 Education. Friends, this is our set 9. So let's start with the first question. Which important event immediately preceded the Jallianwala Bagh massacre? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इससे पहले ऐसा कौन सा इवेंट है जो घटा था, जो हुआ था? दैट इज रॉलेट एक्ट इनैक्टमेंट। ये जो रॉलेट एक्ट इनैक्टमेंट था ना, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में फैब में आया था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की घटना है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द खिलाफत मूवमेंट जो कि 1919 से लेके 1924 तक चला था, उसको स्टार्ट किसने किया था? द क्वेश्चन वी हैव इज द खिलाफत मूवमेंट 1919-1994 was started by Ali brothers is the right answer here. सो सारे के सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनका एक नाम दिया गया है, उनका एक लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, वो आप प्लीज नोट कर लीजिए। द मेन लीडर्स वर शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और अब्दुल कलाम आजाद। ये सारे के सारे जो है ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे किसके? तो खिलाफत मूवमेंट के। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज the interim government at the center was formed in 1946. Okay. ये सेंटर में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था जो कि 1946 में किया गया था। ये पूछा जा रहा है कि ये किया क्यों गया था, ये रिजल्ट किसका था? तो ये वी हैव द राइट आंसर हियर इज एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ना, उसका ही रिजल्ट था कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था 1946 में। और ये फॉर्म किया गया था, एग्जैक्ट डेट और किन्होंने फॉर्म किया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में फॉर्म किया था ऑन 2 सितंबर, राइट। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which one of the following language was the first issue of जर्नल गदर published? जो कौन सा लैंग्वेज था जो कि जर्नल गदर जो था, गदर जो जर्नल था उसको सबसे पहले कौन से लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? तो ये था उर्दू लैंग्वेज। और इसके बाद उर्दू लैंग्वेज में तो स्टार्टिंग में पब्लिश किया गया था, उसके बाद इन्होंने इंग्लिश में, पंजाबी में, मराठी में और पुश्तू में सॉरी, ये सारे के सारे लैंग्वेज में इन्होंने इस जर्नल को पब्लिश किया था। और ये इसके ऑथर कौन थे? ये थे लाला हरदयाल। और कभी किस ईयर में किया था? 1913 में किया था। तो 1913 में लाला हरदयाल ने गदर जो जर्नल था उसको फॉर्म किया था, उसको ऑथराइज किया था। और ये किस लैंग्वेज में किया था? ये किया था इन्होंने उर्दू में। और बाद में चलकर ये 4 लैंग्वेजेस में भी इन्होंने इसको पब्लिश किया था, दैट इज इंग्लिश, Punjabi, Marathi and Pashto. So we have next question is who was the first Indian to become member of British Parliament? British Parliament जो था, ये ऐसे फर्स्ट इंडियन कौन थे जो कि उसके मेंबर बने थे? ऑप्शंस we have बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, D.N. वाछा, दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे ना, ये फर्स्ट मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन विच ईयर? तो ये लखनऊ पैक्ट जो है ना, ये कभी साइन किया गया था? तो ये साइन किया गया था 1916 में। और किस किस के बीच साइन किया गया था? तो ये आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया था 1916 में, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। और ये बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में इसको साइन किया गया था। अच्छा, ये बताइए कि 1916 में आईएनसी सेशन को लीड किसने किया था? और ये आईएनसी सेशन जो था उसका वेन्यू क्या था? तो ये लखनऊ था और इसको लीड किया था एसी मजूमदार ने। और इसी वक्त ये कांग्रेस जो 1907 में स्प्लिट हुई थी, सॉरी 1907 में जो स्प्लिट हुई थी, ये वापस से एक हो गया थे। तो अब इसको याद करने का आप ट्रिक देख लीजिए कि 1916 में हुआ था, सारे लोगों का साथ हो गया था। तो 16 में 1916 में सब लोग एक साथ हो गए थे।
और ये साइन किसके किसके बीच में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के बीच में और मुस्लिम लीग जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोग एक साथ हो गए थे 1916 में। और एसी मजूमदार की मौजूदगी में 1916 में सारे लोग एक साथ एकजुट हो गए थे। तो इस तरीके से करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। So we have next question. During which of the following movements Vande Mataram became the theme song of Indian national movement? किस दौरान किस टाइम में वंदे मातरम को थीम सॉन्ग बना दिया गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का? तो ये था स्वदेशी मूवमेंट। अब ये वंदे मातरम जो है, इसको कंपोज किसने किया था, इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन से ईयर में लिखा था? तो 1870 में लिखा था। और 1870 में जो इन्होंने लिखा था, एक्चुअली इन्होंने लिखा था 1870 में, बट इन्होंने अपने नॉवेल में जो कि बंगाली में था उसमें पब्लिश किस ईयर में किया था? 1882 में किया था। और उस नॉवेल का नाम क्या था? आनंद मठ। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप सारे पॉइंट्स आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ये वंदे मातरम जो है, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में इसको लॉन्च किया गया था। इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन ईयर 1870 में। और 1870 में लिखा था, बट इसको इस नॉवेल में किस नॉवेल में पब्लिश किया गया था? 1882 में आनंद मठ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। So we have next question. In which of the following years the Vernacular Press Act was passed? Vernacular Press Act जो है वो कभी पास किया गया था? किस ईयर में पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 1878 में। और लॉर्ड लिटन ने इसको पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में। ठीक है। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, ये जो भी सेडिशियस मटेरियल्स है ना, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी न्यूज़पेपर कुछ भी पब्लिश करती थी, कुछ भी छापती थी ना, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये लाया गया था। और साथ ही साथ जो आर्म्स एक्ट भी लाया गया था 1878 का। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये प्रेस जो भी छापती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए था। प्लस जो आर्म्स एक्ट जो था, ये भी लाया गया था 1878 में, ताकि कोई भी इंडियन जो है ना, वो अपने पास आर्म्स को नहीं रख पाए। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को छूट मिली थी कि वो अपने पास आर्म को कैरी कर सकते हैं। इंडियन के लिए ये छूट नहीं था। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. अरविंदो घोष was defended in अलीपुर बॉम्ब केस by अरविंद घोष को किसने डिफेंड किया था अलीपुर बॉम्ब केस से? तो ये सिया दास ने किया था। और सिया दास की एजुकेशन ना इंग्लैंड से कंप्लीट हुई थी। और इनका करियर जो है इसी केस से शुरू हुआ था 1909 में। किस केस से? अरविंदो घोष के केस से, जो कि अलीपुर बॉम्ब केस से रिलेटेड था। So we have next question. In which session of Congress both extremist and moderate leaders were united? तो इससे पहले मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि लखनऊ में जो 1916 में जो सेशन हुआ था ना, जिसको एसी मजूमदार ने अपनी मौजूदगी में सबको यूनाइट किया था, दैट इज 1916 के लखनऊ सेशन में। So we have next question. The famous quote, "A tryst with destiny is given by." A tryst with destiny, ये जो कोट है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर वी हैव पंडित जवाहरलाल। Our next question. Which of the following plan was known as partition plan? तो partition plan किसको कहा जाता है? तो माउंट बेटन प्लान जो था ना, इसको पार्टीशन प्लान कहा जाता है। We have right answer here is माउंट बेटन। So next question देख लेते हैं. Which of the following are the extremist leader? ये फिर से मैं कह रही हूँ कि मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के जो पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिए। और सारे के सारे लीडर्स आपको
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन से लीडर्स थे और मॉडरेट कौन कौन से लीडर थे और किस सेशन में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो 1907 में डिवाइड किया गया था, डिवाइड हो गया था, और 1916 में फिर से ये लोग यूनाइट हो गए थे, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से लीडर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों के तीनों लाल बाल पाल, जिनको ट्रायो लीडर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों के तीनों लीडर्स जो है आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। द टू नेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड इन विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये टू नेशन थ्योरी जो है ना वो कभी दिया गया था, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था और ये लाहौर सेशन 1940 में दिया गया। अच्छा, ये लाहौर सेशन 1940 से पहले क्या हुआ था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उसको रिजाइन किया था, आईएनसी सेशन को रिजाइन कर दिया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक बहुविवाह, बहुविवाह जो बुक थी इसके राइटर कौन थे, इसको लिखा किसने था, तो ये लिखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर रिफॉर्म्स इन विच अमंग द फॉलोइंग हार्टग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, ये हार्टग कमीशन जो था ना ये किस सेक्टर में, किस फील्ड में रिफॉर्म लाने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसको, हार्टग कमीशन को। ओके, ये हार्टग कमीशन जो है ना इसको एस्टैब्लिश किसने किया था और किस ईयर में किया था ये भी देख लेते हैं। ये सर फिलिप जोसेफ हार्टग जो थे ना, इनके नाम पे ही इस कमेटी का नाम हार्टग कमीशन रखा गया था। इन्होंने इस कमेटी को लीड किया था और ग्रोथ, एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ के लिए इस कमेटी को हेड किया था इन्होंने, किसने, फिलिप्स जोसेफ हार्टग ने। और 1929 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करी थी, राइट। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, during which of the following years Port Blair was headquarter of the Azad Hind government under Subhash Chandra Bose? फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो कंटेंट है वो इंग्लिश में दिए गए हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो बाइलिंगुअल है। फिर भी मैं मेरे हर एक वीडियोस में कहती आ रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन करिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हिंदी में डायरेक्ट पूरा का पूरा हिंदी में वीडियो निकालना है या फिर कैसे क्या करना है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। सो हियर वी हैव क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पोर्ट ब्लेयर वाज हेडक्वार्टर ऑफ द आजाद हिंद गवर्नमेंट अंडर सुभाष चंद्र बोस। ये जो आजाद हिंद गवर्नमेंट है ना, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो कि इसको लीड करते थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो ये किस ईयर में पोर्ट ब्लेयर जो है इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर हेडक्वार्टर आजाद हिंद गवर्नमेंट का कभी हुआ करता था। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो वी हैव राइट आंसर इज 1943 से लेके 1944 तक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ओके, आजाद हिंद वाज क्रिएटेड इन अक्टूबर 1943, 1943 अक्टूबर में इसको क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार टू के टाइम में इसको बनाया गया था, इसको क्रिएट किया गया था। और 1943 से लेके 1944 तक पोर्ट ब्लेयर इसकी हेडक्वार्टर थी, किसकी, आजाद हिंद फौज की, जिसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारदा एक्ट विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय हरबिलास सारदा। ये हरबिलास सारदा जो थे ना लीडर, इनके ही नाम पे ये सारदा एक्ट रखा गया था, सारदा एक्ट का नाम रखा गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सारदा एक्ट विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय हरबिलास सारदा to the British India legislature in India was passed on 28 September 1929. This act was to prevent which of the following lies in Indian society. और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं इस क्वेश्चन को वापस से हिंदी में रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है
ये हरबिलास सारदा, जिनके नाम पे सारदा एक्ट रखा गया था, इन्होंने सारदा एक्ट को, जो कि 1929 में 28 सितंबर को पास किया गया था, ये किस रिलाइज को, किस जो पुरानी चीजें थी और जो गलत चीजें थी उसको, उससे सोसाइटी को प्रिवेंट करने के लिए इस सारदा एक्ट को पास किया गया था 28 सितंबर 1929 को। तो ये था सारदा एक्ट वाज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जो एज से पहले कम उम्र में जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को रोक लगाने के लिए सारदा एक्ट लाया गया था। राइट, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 था, इसी को सारदा एक्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपको सारदा एक्ट दिया जाएगा या तो फिर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 दिया जाएगा। तो इस दोनों को ही आप याद रखिए ताकि उस वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्ट पास कभी किया गया था? तो ये एक्ट पास किया गया था 28 सितंबर 1929 को। राइट, और इसी एक्ट के बाद ये जो गर्ल का जो एज था ना, जो लड़कियों की शादी करने की जो उम्र थी, इसको 14 इयर्स कर दिया गया था और बॉयज के लिए 18 इयर्स कर दिया गया था। और बाद में जब इसको अमेंड किया गया था तो ये फीमेल के लिए, जो गर्ल का जो एज था उसको 18 ईयर कर दिया गया था और बॉयज के लिए 21 इयर्स कर दिया गया था। और इसी को सारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको स्पॉन्सर किसने किया था? हरबिलास सारदा ने। So we have next question. At which among the following place Hindu Mela was started in 1867 by नाभा गोपाल मित्रा? अब यहाँ पे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस आपके और बन जाते हैं, ये आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे हिंदू मेला स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू मेला को स्टार्ट किस ईयर में किया गया था? तो किस ईयर में किया गया था? 1867 में किया गया था। हिंदू मेला को स्टार्ट किसने किया था? तो किसने किया था? नव गोपाल मित्रा ने किया था। और कहाँ कहाँ किया था? तो ये कैलकाटा में किया था। ऑप्शंस जो है इसमें अगर देखा जाए तो कैलकाटा में इसको किया गया था। और ये जो हिंदू मेला है इसको 1867 में कैलकाटा में किया गया था, नव गोपाल मित्रा के द्वारा किया गया था। ये सारे के सारे फैक्ट्स तो आपको क्वेश्चन आंसर में ही दिए गए हैं, उसके बाद भी देख लेते हैं क्या हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली ये नवगोपाल मित्रा ने जो हिंदू मेला की स्थापना करी थी ना, तो उसमें टैगोर फैमिली ने इनका बहुत सपोर्ट किया था और हिंदू मेला को ही चैत्रा मेला भी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदू मेला को चैत्रा मेला भी बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। इससे पहले के सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके उन सारे सेट्स को कवर कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।